हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट मूवर्स। आज हम लोग साइंस का एक दूसरा टॉपिक जो विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने लिख रखा है, टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस। तो सबसे पहले इसके पीछे का भी बैकग्राउंड अपन समझ लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है इसमें और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज्ञान में और कैसा हमें पढ़ना समझना है। तो सबसे पहली चीज, केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, यहाँ से चीजों को उठाते हैं। तो देखिए, हमारे आसपास जब हम चेंजेस की बात करते हैं तो हमारे आसपास दो टाइप के चेंजेस होते हैं। एक चेंज होता है जिसमें किसी भी सबस्टेंस के केवल और केवल फिजिकल बिहेवियर में या फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आता है, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उसका भौतिक रूप बदल जाता है, उसका देखने का रूप स्वरूप ये सब चेंज हो जाता है, लेकिन उसके केमिकल स्ट्रक्चर में या केमिकल कॉम्बिनेशंस में कोई भी अंतर नहीं आता, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। फॉर इंस्टेंट, अगर अपन देखें कि हमने एक पेपर लिया है, कागज लिया है, और इस कागज को हम कई टुकड़ों में बांट देते हैं, कई टुकड़े कर देते हैं, पीसेस ऑफ पेपर बना देते हैं, तो जो प्रॉपर्टी इस पेपर की होगी वही प्रॉपर्टी उसके टुकड़ों की भी होगी, लेकिन दिखने में इस पेपर का रूप अलग रहा होगा और इसका रूप अलग हो जाएगा, साइज अलग रही होगी, इनकी साइज अलग हो जाएगी। मतलब पेपर के फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, लेकिन केमिकली उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। तो हमारे आसपास जो चेंजेस हैं वो हम नोटिस करते हैं दो तरीके के, एक फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंजेस। अब जब हम केमिकल चेंजेस के कुछ उदाहरणों को देखें तो हमारे आसपास ही कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं, जैसे कि हमने लोहे को, आयरन के ब्लॉक को, लोहे को हमने वायुमंडल में ऐसे ही खुला रख दिया है, तो देखते हैं कुछ दिनों बाद उसके ऊपर एक लाल रंग की परत जमा हो जाती है, एक रेड लेयर जमा हो जाती है, और ये जो रेड लेयर है इसको अपन क्या बोलते हैं, रस्ट, जंग। तो लोहे के ऊपर ये जो जंग लग गई, अब आप दोनों की प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखिए। लोहे की प्रॉपर्टीज अलग होती है, ये मेटल है, और जब आप जंग की प्रॉपर्टीज देखोगे, रस्ट की प्रॉपर्टीज देखोगे तो वो मेटालिक ऑक्साइड है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है और उसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है तो लोहे का फिजिकल नहीं बल्कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। तो इस तरीके से जो चेंजेस हो गए वो हमारे पास दो तरीके हो गए, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। ठीक है, अब ये जो केमिकल चेंजेस हैं इन्हीं से एक टर्म निकल के आता है, क्या, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन को जो हम डिस्क्राइब करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो हम किसी ऐसी रिएक्शन को डिस्क्राइब करें जिनमें क्या होता हो, केमिकल चेंजेस होते हैं। सच अ रिएक्शन इन विच केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस इन, ऐसे रिएक्शन जिनमें केमिकल चेंजेस होते हो उन्हें अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन बिल्कुल दोनों से जुड़ा हुआ है। अब मैं इसके कुछ उदाहरण आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे मान के चलिए हमने मिल्क रखा था, तो मिल्क कन्वर्ट हो गया कर्ड में। दूध रखा था हमने, थोड़ी समय बाद वो जम गया किसमें, दही के रूप में। हमने आयरन रखा था, ठीक है, कुछ समय बाद उसके ऊपर रस्ट की एक लेयर जमा हो गई, मतलब जंग की एक लेयर जमा हो गई। हमने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस देखी है, प्रकाश संश्लेषण जिसको अपन बोलते हैं, हम रिस्पायरेशन करते हैं, श्वसन जिसको बोला जाता है। ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं, ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं, और ये सारी की सारी जो रिएक्शंस होंगी वो केमिकल रिएक्शंस होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहें तो हम एक डेफिनेशन पा सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की, केमिकल रिएक्शन की, कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होते हो, जिसमें केमिकल चेंजेस होते हो, उनको अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होंगे, जैसे दूध का दही में बदल जाना, लोहे के ऊपर जंग का लग जाना, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। ये सारी की सारी जो रिएक्शन है इनमें जो चेंजेस होते हैं, सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए भोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये सारे के सारे जो परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तनों की श्रेणी में आते हैं, और ऐसी अभिक्रियाओं को अपन बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब जो इसके आगे अपन का टर्म आता है वो आता
रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना। रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखना। तो जब हम ये टर्म समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते कैसे हैं, तो हमें पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं दो तरीके से लिखी जाती हैं। एक तरीका है कथन के रूप में और दूसरा तरीका है समीकरण के रूप में। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आपके ज्यादा पूछी जाती है वो पूछी जाती है समीकरण के रूप में। तो पहले दोनों को समझ लेते हैं ताकि आपका जो इसके पीछे का जो बैकअप है या जो बैकग्राउंड है जिसके कारण आपको ये सारी चीजें समझ में आए वो क्लियर है। तो कथन के रूप में और समीकरण के रूप में क्या होता है, उदाहरण के तौर पे अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, एक रासायनिक परिवर्तन की एक स्टेटमेंट लिखूं कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्रिया करके या अभिक्रिया करके पानी बनाते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये जो कथन लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्रिया करके पानी बनाते हैं, तो आप यहां से क्लियर कर सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो गुण है वो अलग होते हैं और पानी के गुण अलग होते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पानी के रूप में बदल जाना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। और अगर ये रासायनिक परिवर्तन है मतलब इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन अभी इस अभिक्रिया को हमने किस रूप में लिखा है, एक कथन के रूप में कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस क्रिया करके पानी बनाते हैं। अब इसी को समीकरण के रूप में लिखना, समीकरण के रूप में कैसे लिख सकते हैं, लिख देते हैं हाइड्रोजन गैस और कौन सी क्रिया कर रही है, ऑक्सीजन गैस, और दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, पानी। तो तीनों चीजों के संकेतों को हमने लिख दिया, और जब हमने संकेतों को लिख दिया तो एक समीकरण बन जाता है। ये समीकरण जो हमारा है वो क्या रहेगा, क्या, रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को भी हम दो तरीके से लिखते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने के भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है शाब्दिक, पहला तरीका है शाब्दिक और दूसरा तरीका है सांकेतिक। जैसा कि अभी मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पे एक समीकरण है, लेकिन यहाँ पे देखिए शब्द क्या है, हाइड्रोजन गैस, लेकिन यहाँ पे यूज क्या किया गया है, हाइड्रोजन गैस का सिंबल। शब्द क्या है, ऑक्सीजन गैस, लेकिन यूज क्या किया मैंने, O2, ऑक्सीजन गैस का सिंबल। तो ये जो समीकरण है वो सांकेतिक है। अब अगर मैं यहीं पे लिख देता हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गोज टू जल या पानी, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गोज टू वाटर, तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोजन का हमने संकेत नहीं लिखा, ऑक्सीजन का हमने संकेत नहीं लिखा, पानी का भी हमने संकेत नहीं लिखा, बल्कि सीधे शब्दों का यूज किया। तो समीकरण को भी हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तरीका है शाब्दिक और दूसरा तरीका है सांकेतिक। क्लियर है यहां तक की बातें? तो शाब्दिक तरीके से लिखना और सांकेतिक तरीके से लिखना। अब जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो एक टर्म आता है रासायनिक समीकरण के अंतर्गत समझना कि रासायनिक समीकरण जब भी हम लिखते हैं, मैथमेटिकल समीकरण इक्वेशन जब भी हम लिखते हैं तो उसके दो साइड्स होते हैं। एक साइड होती है LHS की और एरो का मार्क करके एक साइड होती है RHS की। जब भी हम रासायनिक समीकरण की बात करेंगे तो रासायनिक समीकरण को जब हम लिखेंगे तो उसमें एक पक्ष होगा बायां पक्ष और एक पक्ष होगा दायां पक्ष। जब हम बाएं पक्ष की बात करेंगे तो अब यहाँ पे ये समझना है कि बायां पक्ष क्या बताएगा और दायां पक्ष क्या बताएगा। तो इसको भी पहले मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं तो आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा कि ये करते क्या है। जैसे अगर मैंने लिखा CaO प्लस H2O गोज टू CaOH का होल ट्वाइस। अब इस इक्वेशन को समझिए थोड़ा सा। हम मार्केट जाते हैं और मार्केट से हम चूना लेके आते हैं, बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, उसको लाके एक बाल्टी में वाटर में पानी में डाल देते हैं। थोड़ी देर तक आप देखते हो उसमें से बुलबुले बनते हैं, ठीक है, बाल्टी गर्म हो जाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडी हो जाती है और चूने का एक अवक्षेप बन जाता है।
वो कहलाता है बुझा हुआ चूना, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, CaOH का होल ट्वाइस। अब आप यहाँ पे समझिए ध्यान से, हमने लिया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें मिलाया क्या, पानी। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, क्रिया, और जो क्रिया करते हैं उनको अपन बोलते हैं अभिकारक। जो क्रिया करते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या, अभिकारक। इंग्लिश में उन्हीं को बोला जाता है रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे क्रिया कौन कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। तो ये दोनों क्रिया कर रहे हैं, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, अभिकारक। और क्रिया के कारण, ठीक है, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं लिया था, हमने लिया था कैल्शियम ऑक्साइड और पानी, लेकिन हमें मिल क्या गया, CaOH का होल ट्वाइस। तो ये जो हमें मिला है, मतलब ये हमारा क्या है, उत्पाद, और इसी को अपन बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। इंग्लिश में बोला जाता है इसको क्या, प्रोडक्ट। तो मतलब रासायनिक समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है बाया पक्ष और एक पक्ष होता है दाया पक्ष। जो बाया पक्ष है वो आपको बताता है कि उस अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारक वो पदार्थ होते हैं जो किसी क्रिया में भाग लेते हैं, क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। और इन अभिकारकों की क्रिया के परिणाम स्वरूप भाग लेने वाले पदार्थ, अब इन अभिकारकों की क्रिया के परिणाम स्वरूप जो हमें पदार्थ मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उत्पाद। तो अभिकारकों को बाह्य पक्ष में लिखा जाता है और उत्पाद को दाह्य पक्ष में लिखा जाता है। उम्मीद है यहां तक की चीजें समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक की चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे जब अपन बढ़ते हैं तो अगला टर्म आता है एक संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, इसी को अपन बोलते हैं इंग्लिश में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये क्या चीज है और ये क्यों अनिवार्य है? होता क्या है कि एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में पदार्थों के द्रव्यमान को ना तो घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस इसका मतलब ये है कि हम जितने पदार्थ या जितनी मात्रा में पदार्थ हम क्रिया कारक में ले रहे हैं, उत्पाद में भी हमारे पास उतने ही पदार्थ होने चाहिए। एक उदाहरण लिखते हैं इसका, जैसे हमने लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गोज टू H2O, ठीक है। अब ये समीकरण हमारा संतुलित है या नहीं है, सही है या गलत है, वो इस बात पर प्रमाणित होगा कि क्या ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो कर रहा है। तो जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो कहता है कि अभिकारक में जितने पदार्थ है, जितनी मात्रा है, उत्पाद में भी उतनी होनी चाहिए। तो अभिकारक में देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2, लेकिन अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या 2 है और उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अर्थात ये समीकरण हमारा सही नहीं है, या ये कह लीजिए कि ये समीकरण हमारा संतुलित नहीं है। अब जब हम समीकरण को संतुलित करते हैं तो क्या करें? क्या हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं H2O2 ले देते हैं तब तो ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या 2 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या भी कितनी हो गई, 2 हो गई, H2O2, तो लगेगा हमें कि हाँ ये बैलेंस है। पर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनना पानी है, तो फॉर्मूला जो लिखना है वो हमें किसका लिखना है, पानी का ही लिखना है। मतलब H2O2 हम नहीं लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी किसी समीकरण को संतुलित किया जाता है तो जो भी संख्या प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई की जाती है वो हमेशा मॉलिक्यूल के आगे, मतलब अणु या परमाणु के आगे की जाती है। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीजन 2 चाहिए, जबकि ऑक्सीजन 1 ही है, तो ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इससे एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे ही हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन की नंबर तो 2 हो गई, यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसको 1 माना जाता है। तो ऑक्सीजन की नंबर तो कितनी हो गई, 2 हो गई, लेकिन इसके साथ साथ हाइड्रोजन की नंबर भी कितनी होगी, 4। तो हमें H2 में भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 2
क्या हो जाएगा 4। अब ये बैलेंस है, इधर 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन की एटम मिलकर 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मतलब वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल मिलकर पानी का 2 मॉलिक्यूल बनाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होगा जिसके दोनों पक्षों में मतलब बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में तत्वों की या कह लीजिए परमाणुओं की या अणुओं की संख्या समान होगी। अगर हम H2 को एक अणु समझ के चले तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 अणु हैं और हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे भी कितने 2 अणु हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन का 1 अणु है और ऑक्सीजन का इधर भी क्या ले लेंगे 1 अणु ले लेंगे। या ऐसा समझ लीजिए अगर हम परमाणुओं में बात कर ले तो ज्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की नंबर जो है वो 4 है, ऑक्सीजन की नंबर जो है वो 2 है और इधर साइड पे हाइड्रोजन की नंबर 4 है और ऑक्सीजन की नंबर 2 है। तो कुल मिला के ये जो समीकरण है वो हमारा कैसा है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ध्यान रखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी समीकरण का संतुलित होना आवश्यक क्यों है या किस नियम के कारण कोई भी समीकरण संतुलित होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा वो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण का संतुलित होना अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी समीकरण के या किसी भी अभिक्रिया के अभिकारकों में परमाणुओं की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी ही संख्या जो है वो उसके उत्पाद में होनी चाहिए, अर्थात कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक अगला पॉइंट आता है और यहां से क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं। अभी तक जो था वो इस पूरे चैप्टर का एक बैकग्राउंड था। अब जो हम जाएंगे वो जाएंगे जहां से हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। पहले मैं 1-2 क्वेश्चन उठा के ही आपको बता देता हूं और उसके बाद फिर अपन आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाता है कि जैसे CuSO4 है प्लस Fe है गोज टू FeSO4 प्लस Cu। अब आपसे पूछ दिया जाता है ये लिखकर कि उपरोक्त समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है। अब उपरोक्त समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है और आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा संयोजन अभिक्रिया, आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा वियोजन अभिक्रिया, आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा विस्थापन अभिक्रिया और आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जब आप इन अभिक्रियाओं और इनके गुणों को नहीं समझेंगे कि कौन सी अभिक्रिया में क्या होता है, तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन साइंस के टॉपिक में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन के प्रकार कितने प्रकार हैं और हर प्रकार में क्या होता है। तो आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। तो सबसे पहला जो टाइप आता है केमिकल रिएक्शन में वो आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसी को हिंदी में कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अब ये जो संयोजन अभिक्रिया है ध्यान से समझिए, संयोजन अभिक्रिया इसके वर्ड्स में चले जाइए, इसके फॉर्मेशन को जब आप देखेंगे इजी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। इसके वर्ड के फॉर्मेशन में जब जाएंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा कंबाइन, और कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना। कंबाइन का मतलब होता है जुड़ना या जोड़ देना, ठीक है। संयोजन में भी आप देखोगे तो एक वर्ड आ जाता है योग, कभी कभी इसको योगात्मक अभिक्रिया भी लिखा रहता है। तो एक वर्ड आ जाता है योग, तो योग का मतलब भी क्या होता है हिंदी में जोड़ना या जोड़ना। तो जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं, जैसे हमें दे दिया जाए कि 2 + 5, ठीक है, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो जो हमें
फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा वो एक मिलेगा, मतलब दो संख्याएं थी, या और ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने 3 भी ले लिया, तो हमें फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो कई सारी जब संख्याएं हमें दे दी गई तो उनको जोड़कर हमने एक संख्या प्राप्त कर ली। तो इसी से आप इसकी डेफिनेशन को समझ सकते हो कंबाइंड वर्ड से, कि जब क्रिया कौन कर रहा है, अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो टर्म में यहाँ पे शॉर्ट में आपको लिख के समझा देता हूं, अभिकारक और उत्पाद। तो जब ध्यान रखिएगा अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक है, अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक है, लेकिन जो हमें उत्पाद मिल रहा है वो एक ही मिल रहा है, तो ये जो अभिक्रिया होगी वो संयोजन अभिक्रिया होगी। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक क्रिया करके एक उत्पाद बनाते हैं, उसको अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम एक धातु ले लें मैग्नीशियम और इसको वायु में जला दें, वायु में जलाने का मतलब प्रेजेंट कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन। तो अगर हम एक धातु ले लेते हैं मैग्नीशियम और इसको वायु में जला देते हैं तो हमें एक पदार्थ मिलता है जिसको अपन बोलते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक चूड़ होता है। अब देखिए यहाँ पे हमने अभिकारक कितने लिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मतलब 2, और उत्पाद कितना बना, 1, अर्थात ये किसका उदाहरण होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, संयोजन अभिक्रिया का। बैलेंस कर देते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और उदाहरण देख लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी लिख रखा था, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं मतलब बिना बुझा चूना और इसको पानी में लाके डाल देते हैं तो अभिक्रिया होगी, तो अभिक्रिया होगी हमें क्या मिलेगा, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारा उत्पाद है, और कैल्शियम ऑक्साइड और पानी ये जो है वो हमारे अभिकारक है। तो अभिकारकों की संख्या 2 और उत्पाद की संख्या 1, मतलब ये भी हमारा क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया। तो जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो लेकिन उत्पाद एक ही बने, उत्पाद एक ही हो, प्रोडक्ट एक ही हो, रिएक्टेंट मोर देन 1 हो, तो ऐसा रासायनिक समीकरण कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जाता है, मतलब संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो संयोजन अभिक्रिया उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गई होगी। दूसरी अभिक्रिया का प्रकार आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन, इंग्लिश में अपन बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, और इसी को हिंदी में बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया, मतलब संयोजन का जस्ट अपोजिट, ठीक है, संयोजन का जस्ट अपोजिट, वियोजन, या लिख देता हूं मैं वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए संयोजन का जस्ट उल्टा है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, एक स्टेटमेंट में यहां पे लिख देता हूं, वियोजन संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया है। इससे आप समझ गए होंगे, वियोजन संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया है। अब ये जो विपरीत शब्द है, यहां से बातें क्लियर हो गई होंगी कि जब हम संयोजन अभिक्रिया की बात करते हैं तो अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, उत्पाद की संख्या 1 होती है। अब अगर हम वियोजन को डिफाइन करें और उसी टर्म में चले जाएं, अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद, तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि अभिकारक या क्रियाकारक रिएक्टेंट केवल और केवल 1 होगा, ठीक है, रिएक्टेंट केवल और केवल क्या होगा, 1 होगा, और इसके जो उत्पाद होंगे 2 या 2 से अधिक होंगे, 2 या 2 से अधिक। ठीक उसी का उल्टा, मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक, केवल एक ही अभिकारक हो और उष्मा के कारण वो विघटित होकर, मतलब टूटकर, खंडों में विभाजित होकर 2 या 2 से छोटे छोटे उत्पाद में बट जाए, 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे उत्पाद में बट जाए, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब अभिकारक की संख्या 1 होगी और उत्पाद की संख्या 1 से ज्यादा होगी। उदाहरण के तौर पे अगर हम इसको समझना चाहें, उदाहरण के तौर पे अगर हम इसको समझना चाहें तो हम देखेंगे कि
जैसे मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 चूने का पत्थर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, अगर इसको ऊष्मा मिलती है, मतलब गर्मियों के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, अगर इसको हीट दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, तो ये टूट जाता है और टूट कर क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो हमारे पास क्रियाकारक कितना था, अभिकारक कितना है, एक, रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट क्या क्या मिल रहा है हमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, दो। तो जब अभिकारक की संख्या एक हो लेकिन उत्पाद की संख्या, प्रोडक्ट की संख्या मोर देन वन हो, दो या दो से अधिक हो, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। और ये संयोजन का जस्ट उल्टा है, अगर हम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वाटर, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम वाटर को गर्म कर देते हैं, अगर हम कभी पानी को क्या करें, गर्म कर दें, तो आप देखोगे कि वो क्या होगा, भाप बनने लगता है। भाप बनने का मतलब क्या है, गैसों में बदलने लगता है। कौन कौन सी गैसों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर हमने पानी को गर्म किया तो यही पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है। तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, विघटित हो जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को अपन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए केमिकल रिएक्शन के तीसरे टाइप को समझते हैं। केमिकल रिएक्शन का तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हिंदी में इसी को बोलते हैं क्या, विस्थापन अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट है, विस्थापन मतलब किसी को हटा देना। ठीक है, अब जैसे देखिए आपने मैंने डेफिनेशन में लिख रखी है कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक से उसके किसी एक तत्व को हटा दिया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब ये होता कैसे है, क्योंकि हमें पता है कि जो मेटल्स हैं वो रिएक्टिव होती हैं, सक्रिय होती हैं, लेकिन कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होती है, कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे सोडियम को, ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा कि सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। क्यों केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये आग पकड़ लेती है, काफी ज्यादा रिएक्टिव है, काफी ज्यादा सक्रिय होती है। लेकिन अगर हम इसकी तुलना कर दें किससे, कैल्शियम से, तो कैल्शियम जो है वो कम रिएक्टिव है और सोडियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। अब अगर हम इसी तरीके से देख लें कॉपर का और आयरन का, तो जो आयरन है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव है। तो होता क्या है कि जब किसी एक ऐसे तत्व को जो ज्यादा सक्रिय है किसी ऐसे यौगिक के पास लाया जाता है जिसमें एक ऐसा तत्व है उसी कैटेगरी का जो उससे कम सक्रिय है, कम रिएक्टिव है, तो उसको उसकी जगह से हटा देता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए हमने एक विलयन लिया कॉपर सल्फेट का, इसको नीला सोना कहा जाता है। तो ये जो कॉपर सल्फेट का हमारे पास सोल्यूशन है, विलयन है, जब हम इसमें किसी भी लोहे की चीज को डालते हैं, जैसे लोहे की कील हमने डाल दी, तो चूंकि ये जो लोहा है वो कॉपर सल्फेट का एक तत्व है, कॉपर की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव है, तो अब ये इसको इसकी जगह से हटा देगा और इसकी जगह से हटा के सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा और एक यौगिक बना लेगा FeSO4। और जो कॉपर था, कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था, उसको इसने अपनी जगह से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, तो ये अलग हो जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक तत्व आयरन कॉपर सल्फेट के यौगिक से एक तत्व कॉपर को हटा देता है, विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रियाओं को अपन बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब ये एग्जाम में पूछी जाती है, काफी ज्यादा पूछी जाती है। लिखा जाता सीधा कि यदि किसी कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डुबोया जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन अभिक्रिया में किसी एक तत्व के द्वारा किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा दिया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के 3 प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिए। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के चौथे प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं में जो चौथा प्रकार है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये इसी को हिंदी में अपन बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिख रखी है इसकी,
वे अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। अब इस बात को थोड़ा समझिएगा, एक एग्जांपल भी मैंने लिख रखा है, Na2SO4 plus BaCl2 goes to BaSO4 plus 2NaCl। मैं थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन कर देता हूं। Na2SO4 किसका किसका बना हुआ है? सोडियम का और सल्फेट का, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, बल्कि Na2SO4, ठीक है, थोड़ा दूर दूर। दूसरा है BaCl2, ये बेरियम का और क्लोरीन का, ठीक है। अब आप यहां पे ध्यान से समझिए कि सोडियम के साथ अभी सल्फेट जुड़ा हुआ था, या ये कह लीजिए ये पॉजिटिव मेटल आयन है और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव आयन है और ये निगेटिव है। तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, जो सोडियम के साथ अभी सल्फेट जुड़ा हुआ था, बेरियम के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ था, अब क्या होगा कि सोडियम के साथ क्लोरीन जुड़ जाएगा और बेरियम के साथ सल्फेट जुड़ जाएगा। या इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बेरियम ने सोडियम सल्फेट से सोडियम को हटा दिया और सोडियम ने बेरियम क्लोराइड से बेरियम को हटा दिया। मतलब जो विस्थापन हो रहा है वो कितना आ रहा है? 2। तो बेरियम जो है वो अब सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट BaSO4। और जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बना देगा? NaCl। बैलेंस करने के लिए, चूंकि यहाँ पे सोडियम की संख्या 2 है, क्लोरीन की भी संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पे 1 और 1 आ रही थी, तो इसलिए हमने क्या लिख लिया? 2। तो इस तरीके से ये संतुलित भी हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम का जो आयन, सोडियम के साथ जो नेगेटिव आयन सल्फेट था, वो चला गया किसके पास? बेरियम के पास। बेरियम के पास जो नेगेटिव आयन क्लोरीन था, वो आ गया किसके पास? क्लोरीन के पास। मतलब सोडियम और बेरियम के बीच आयनों का आदान प्रदान हो गया। अर्थात एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इंटरचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इन, ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। उम्मीद करता हूं ये द्विविस्थापन अभिक्रिया भी आपके समझ में आ गई होगी। तो केमिकल रिएक्शंस के 4 टाइप खत्म हो गए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं। एक आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा आता है क्या? रिडक्शन रिएक्शन। जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को भी समझेंगे तो हमें ये बात पता चलेगी। देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, और रिडक्शन जस्ट उसी का उल्टा है, ऑक्सीजन का अलग होना, मतलब ऑक्सीजन का टूटना। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है और ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन का अलग होना रिडक्शन है। फॉर इंस्टेंट, जैसे मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे जब आप इस रिएक्शन को देखोगे तो देखिए Mg के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो आप कार्बन को जब हम जलाते हैं तो क्या बनती है? CO2 गैस। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण मैंने लिख रखा है, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हो रही है किससे? जिंक से। तो आप देखोगे कि कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, अब वो कॉपर के साथ क्या हो गया? अलग हो गया। तो कॉपर से ऑक्सीजन का निकल जाना, टूट जाना, हट जाना, ये किसका उदाहरण है? रिडक्शन का। लेकिन यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि जब हम रिडक्शन को देखेंगे तो कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था वो तो कॉपर से अलग हो गया, मतलब कॉपर का रिडक्शन हो गया। लेकिन जो जिंक है हमारा, जिंक में ऑक्सीजन नहीं था, अब जिंक में ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया। तो जिंक कैसा हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया, मतलब उपचयित हो गया, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो यहां पे जो हम देखेंगे तो 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही हैं। एक तो रिडक्शन भी हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का। और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? जिंक का। तो मतलब दोनों चीजें यहाँ पे हो रही हैं। तो रिडक्शन से हम ले लेते हैं RED और ऑक्सीडेशन से हम ले लेते हैं OX, तो कंबाइन कर देते हैं तो मिलता है क्या? REDOX, या इसी को अपन हिंदी में लिख देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो मतलब ऐसी अभिक्रियाएं हैं, ध्यान रखिएगा, रेडॉक्स ऐसी अभिक्रियाएं हैं, ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, मतलब अपचयन भी होगा और उपचयन भी होगा। ऐसी अभिक्रियाओं को अपन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे यहाँ पे ये उदाहरण दे दिया जाए,
ये एग्जाम्पल दे दिया जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकृत और अपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, सॉरी ऑक्सीकृत मतलब उपचयित हो रहा है और रिडक्ट मतलब अपचयित हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा अगर इसके ऑप्शन में है कि कॉपर, ठीक है, कॉपर जो है वो अपचयित होता है, ठीक है, कॉपर जो है वो अपचयित होता है, तो ये ध्यान रखिएगा ये गलत है। जब हम देखेंगे अपचयन तो हो रहा है लेकिन कॉपर का नहीं हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का। तो ध्यान रखिएगा दो टर्म अगर आते हैं, एक अपचयित और एक उपचयित, तो अपचयित वह पदार्थ होता है जिससे ऑक्सीजन अलग होती है, जिससे ऑक्सीजन अलग होती है वो अपचयित हो जाता है, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है अलग हो, और उपचयित जिसको अपन इंग्लिश में ऑक्सीडाइज्ड बोलते हैं, तो वह पदार्थ होगा जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। तो देखिए अपचयित मतलब रिड्यूस्ड वो पदार्थ होगा जिससे ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि कॉपर अपचयित हो रहा है या कॉपर ऑक्साइड, तो आपको पता है कि कॉपर बस अगर हम लेंगे, कॉपर बस अगर हम लेते हैं तो कॉपर में तो ऑक्सीजन ही नहीं होगी, तो इससे अलग कहां से होगी, तो अलग किससे हो रही है, कॉपर ऑक्साइड से। तो मतलब अपचयित कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, तो इसके लिए अपचयित कौन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड। और उपचयित का मतलब ऑक्सीडाइज का मतलब है वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, तो ऑक्सीजन किसमें जुड़ रही है, अगर उसमें ऑप्शन में रहता है कि ZnO उपचयित होता है, ठीक है, ZnO उपचयित होता है, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि अगर हम ZnO ले लेते हैं तो इसमें तो पहले से ही क्या है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो उपचयित ये नहीं होता, बल्कि उपचयित कौन सा होता है, Zn, मतलब यहाँ पे जो जिंक है वो ऑक्सीडाइज होता है और जो कॉपर है वो रिड्यूस होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि कौन सा पदार्थ अपचयित होता है और कौन सा पदार्थ उपचयित होता है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो केमिकल रिएक्शन के हम लोगों ने 6 टाइप्स डिस्कस कर लिए हैं। अभी इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसा कि हम जानते हैं उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, ये सारी चीजें जो हैं वो केमिकल रिएक्शन के पार्ट 2 में डिस्कस की जाएंगी। ये वीडियो सभी लोग ध्यानपूर्वक देख लें, क्योंकि इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हुई हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरी तरह से देखें, ताकि आपको ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। और अगर इस तरीके की वीडियोस और ये मैटर्स आपको समझ में आ रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू।